हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 8 प्रादेशिक संस्कृति की रचना के बारे में आगे का भाग पढ़ाऊंगी। पिछले भाग में हम लोगों ने भारत के उत्सव और गुजरात के उत्सव के बारे में पढ़े। आगे हम पढ़ते हैं भारत के मुख्य राष्ट्रीय नृत्य। भारतीय संस्कृति का एक विशिष्ट अंग उसका शास्त्रीय नृत्य है। ये शास्त्रीय नृत्य धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के विषय में जानेंगे। यहाँ पर बताया गया कि भारतीय संस्कृति जो है वह एक विशिष्ट यानी खास अंग उसका शास्त्रीय नृत्य है। ये शास्त्रीय नृत्य धर्म के साथ जुड़े हुए हैं और हम इसके विषय में भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के विषय में जानेंगे। आगे पढ़ते हैं। पहला है कथक। कथक शब्द कथा पर से आया है। कथाकार अपने हाव भाव और संगीत से कथा को अलंकृत करते थे। कथन करे सो कथक कहावे उक्ति प्रसिद्ध है। विशेष करके 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रचार के कारण उत्तर भारत में कथा का खूब विकास हुआ। कथक के विषयों में राधा और श्री कृष्ण की कथाओं जो रासलीला कहलाती है उसका समावेश होता है। यहाँ पे बताया गया कथक के बारे में कि कथक शब्द कथा पर से आया है। कथाकार अपने हाव भाव और संगीत से कथा को अलंकृत करते हैं। कथन करे सो कथक कहावे यह युक्ति चारों तरफ प्रसिद्ध है। विशेष करके यानी खास करके 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रचार के कारण उत्तर भारत में कथा का खूब प्रगति हुआ। कथा के विषयों में राधा और कृष्ण की कथाओं पर आधारित जो उनकी रासलीला है उसका समावेश होता है। आगे हम पढ़ेंगे। मुगल बादशाहों के समय में कथक नृत्य राज दरबारों में प्रस्तुत किया जाता था, जहां विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में उसका विकास हुआ। 15वीं 16वीं शताब्दी के बाद कथक परंपराओं में बंट गया। इस परंपरा को घराना कहा जाता है। इन दो परंपराओं में जयपुर और लखनऊ का समावेश होता है। 19वीं शताब्दी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने अपने दरबार में कथक को आश्रय देकर इस कला को पुनर्जीवन दिया। कथक पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश तक फैला है। यहाँ बताया गया कि मुगल बादशाहों के समय में कथक नृत्य राज दरबारों में यानी राजा के दरबारों में प्रस्तुत किया जाता था, दिखाया जाता था, जहाँ खास नृत्य शैली यानी पद्धति के रूप में उसका विकास हुआ। 15वीं 16वीं शताब्दी के बाद कथक परंपराओं में प्रथाओं में बंट गया। इस परंपरा को घराना कहा जाता है। इन दो परंपराओं में जयपुर और लखनऊ का नाम आता है। 19वीं शताब्दी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने अपने दरबार में कथक को शरण देकर इस कला को फिर से जीवित कर दिया। पुनर्जीवन का मतलब होता है फिर से जीवित करना, जीवन देना। कथक पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश तक फैल गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद कथक को 6 शास्त्रीय नृत्यों में स्थान यानी जगह मिला। आज कथक भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है। पहला है कथकली, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कथकली केरल की नृत्य परंपरा है जिसका शाब्दिक अर्थ नाटक कथा होता है। अभिनय इस नृत्य की आत्मा है। अभिनय के अलावा रंग सज्जा और वेशभूषा भी खूब महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सात्विक, राजसी और तामसी गुणों वाले पात्रों के अनुसार कलाकारों की रंग सज्जा होती है। पात्र बोलते नहीं परंतु अपने हाव भाव से ही अभिव्यक्त करते अर्थात प्रकट करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि आज़ादी के बाद कथक को 6 शास्त्रीय नृत्यों में जगह मिला। आज कथक भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है। कथकली के बारे में यहाँ बताया गया है कि कथकली केरल की नृत्य परंपरा है, रीति रिवाज है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नाटक कथा। अभिनय इस नृत्य की आत्मा है। नृत्य अभिनय मतलब होता है हाव भाव दिखाना।
अभिनय के अलावा रंग सज्जा यानी रंग से सजाया गया और वेशभूषा यानी पहनावा भी खूब महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सात्विक का मतलब होता है सत्व गुण, राजसी यानी राजा का वेश और तामसी यानी दानव के गुणों वाले पात्रों के अनुसार कलाकारों की रंग सज्जा यानी रंगों से सजाया जाता है। पात्र बोलते नहीं हैं, मुंह से आवाज़ नहीं निकालते, लेकिन अपने हाव भाव से ही उस कला को, उस पात्र को अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। आगे पढ़ेंगे। इतना जानिए, यह प्रादेशिक नाट्य प्रकार 9वीं तथा 10वीं शताब्दी में कुटियाट्टम नामक संस्कृत नाट्य परंपरा में से आया है। आगे है मणिपुरी, इसके बारे में पढ़ेंगे। मणिपुरी नृत्य पूर्व भारत में स्थित मणिपुर राज्य की पहचान है। मणिपुर के लोग प्रत्येक उत्सव प्रसंग के मौके पर यह नृत्य करते हैं। इस नृत्य में शरीर की गति धीमी होने से उसे भारत के अन्य नृत्यों से अलग माना जाता है। मणिपुरी नृत्य में 2 प्रकार हैं, लास्य और तांडव। मणिपुर के बारे में यहाँ बताया गया कि मणिपुर नृत्य पूर्व भारत में स्थित मणिपुर राज्य की पहचान है। मणिपुर के लोग प्रत्येक यानी हर एक उत्सव, त्यौहार, प्रसंग यानी शादी विवाह के अवसर पर यह नृत्य करते हैं। इस नृत्य में उनके शरीर की जो गति होती है, रफ्तार होती है, वह बहुत ही मंद होती है। उसके कारण उसे भारत के दूसरे नृत्यों से अलग माना जाता है। मणिपुरी नृत्य में 2 प्रकार है, एक लास्य, दूसरा तांडव। आगे दिया है जानने योग्य बातें। मणिपुर नृत्य के विकास में 18वीं शताब्दी के राजा भाग्यचंद्र ने मुख्य भूमिका निभाई थी, यानी रोल निभाया था। उन्होंने नृत्य शैली की पाठ्यपुस्तक के समान गोविंद संगीत लीला विलास पुस्तक लिखी। अब आगे हम पढ़ते हैं भारतनाट्यम के बारे में। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र ग्रंथ भारत के शास्त्रीय नृत्यों पर लिखा गया महान ग्रंथ है। इसके अलावा अभिनय दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता नंदिकेश्वर ने भी भारत के मुख्य शास्त्रीय नृत्य के रूप में भरतनाट्यम की विशद चर्चा की है। तंजौर यानी तमिलनाडु में भरतनाट्यम नृत्य का विकास हुआ है। भरतनाट्यम के बारे में यहाँ बताया गया है कि भरत मुनि के द्वारा लिखे गए नाट्य शास्त्र ग्रंथ भारत के शास्त्रीय नृत्यों पर लिखा गया महान ग्रंथ है। इसके अलावा अभिनय दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता यानी इसको लिखने वाले नंदकेश्वर ने भी भारत के खास शास्त्रीय नृत्य के रूप में भरतनाट्यम की विशद चर्चा की है। तंजौर तमिलनाडु में भरतनाट्यम का नृत्य विकास हुआ है। आगे है कुचिपुड़ी, इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत के अग्रगण्य यानी सबसे आगे रहने वाले शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी का उद्भव यानी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव में हुआ था। इस गांव में यक्षगान कहे जाने वाले नृत्य ने 17वीं सदी में कुचिपुड़ी नृत्य का स्वरूप धारण कर लिया। उसके स्थापक वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी थे। इस नृत्य के साथ नाटक की परंपरा भी जुड़ी हुई है। कुचिपुड़ी के बारे में कह रहे हैं कि भारत के सबसे आगे रहने वाले शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी का जन्म आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव में हुआ था। इस गांव में यक्षगान कहे जाने वाले नृत्य ने 17वीं सदी में कुचिपुड़ी नृत्य का रूप धारण कर लिया। उसके स्थापक यानी उसकी स्थापना करने वाले वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी थे। इस नृत्य के साथ नाटक की परंपरा भी जुड़ी हुई है। आगे है बिहू, इसके बारे में पढ़ेंगे। बिहू असम का प्रसिद्ध नृत्य है। उल्लास व्यक्त करने के लिए स्त्री पुरुषों के समूह द्वारा परंपरागत पोशाक पहनकर यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में हाथ पैर का हलन चलन तथा गति और समूह निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका यानी रोल निभाता है। ढोल, पेपा यानी भैंस की सींग में से बनाया गया एक वाद्य और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग इस नृत्य में किया जाता है। बिहू के बारे में यहाँ बताया गया है कि बिहू असम का प्रसिद्ध नृत्य है, नाच है। उल्लास यानी खुशी प्रकट करने के लिए
स्त्री पुरुष के समूह द्वारा परंपरागत यानी जो सदियों से चले आ रहे हैं पोशाक वस्त्र हैं उनको पहनकर यह नाच किया करते हैं या किया जाता है। इस नृत्य में हाथ पैर हिलाते हैं। चलन करना मतलब हिलाना डुलाना, और गति यानी रफ्तार और समूह निर्माण एक महत्वपूर्ण खास रोल निभाता है। ढोल पेपा जो भैंस की सींग से बनाया गया एक वाद्य है, और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग इस नृत्य में किया जाता है। आगे है इतना जानिए। मध्य युग में शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित नृत्यों का समावेश होता है: भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिशा, कथक भारत। आगे है चित्रकला। लघु चित्रों की परंपरा। लघु यानी छोटे चित्रों की रीति रिवाज, इसके बारे में पढ़ेंगे। चित्रकला की परंपरा भारत में सदियों पुरानी है, जिसका एक विशिष्ट यानी खास भाग लघु चित्रों यानी छोटे छोटे चित्रों की परंपरा है। लघु चित्र यानी छोटे आकार के चित्र। लघु चित्र कपड़े और कागज़ पर पानी के रंगों से तैयार किए जाते थे। प्राचीनतम यानी बहुत ही पुराना लघु चित्र हमें ताड़पत्र और काष्ठ यानी लकड़ी पर चित्रित मिलते हैं। राजस्थान और गुजरात के जैन ग्रंथों में से ऐसे अनेक लघु चित्र देखने को मिलते हैं। मुगल काल में उसका खूब विकास हुआ, क्योंकि मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने कुशल चित्रकारों को प्रोत्साहन दिया था यानी बढ़ावा दिया था, तथा चित्रशालाओं की स्थापना करवाई थी। महाभारत और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों तथा अकबरनामा में चित्रकारों ने अत्यंत सुंदर लघु चित्र बनाए हैं। राज दरबार के दृश्य, युद्ध के दृश्य, शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के दृश्य लघु चित्रों के विषय हुआ करते थे। ऐसे चित्र एक दूसरे को भेंट यानी उपहार स्वरूप दिए जाते थे, तथा बादशाह और उनके नज़दीकी लोग ही उसे देख सकते थे। चित्रकला के लघु चित्रों की परंपरा के बारे में यहाँ बताया गया है कि चित्रकला की जो परंपरा है, रीति रिवाज है, भारत में बहुत ही पुरानी है, जिसका एक खास भाग लघु चित्रों की परंपरा है। लघु चित्र का मतलब होता है छोटे आकार का चित्र। लघु चित्र यानी छोटे छोटे चित्र कपड़ों और कागज़ पर पानी के रंगों से तैयार किए जाते थे। प्राचीनतम यानी बहुत ही पुराने लघु चित्र हमें ताड़पत्र और काठ यानी लकड़ी पर चित्रित मिले हैं। राजस्थान और गुजरात के जैन ग्रंथों में से ऐसे अनेक छोटे छोटे चित्र देखने को मिलते हैं। मुगल काल में उसका खूब विकास हुआ, प्रगति हुआ, क्योंकि मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने कुशल यानी चित्रकला में निपुण चित्रकारों को प्रोत्साहन यानी बढ़ावा दिया था, तथा चित्रशालाओं की स्थापना करवाई थी। महाभारत और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों तथा अकबरनामा में चित्रकारों ने बहुत ही सुंदर छोटे छोटे चित्र बनाए हैं, जैसे राज दरबार के दृश्य यानी सीन, युद्ध के सीन, शिकार के दृश्य यानी सीन, तथा समाज में लोगों का जीवन कैसा है उसके ऊपर के दृश्य लघु चित्रों यानी छोटे चित्रों के विषय हुआ करते थे। ऐसे चित्र एक दूसरे को उपहार के रूप में दिए जाते थे, तथा बादशाह और उनके नज़दीकी लोग जो उनके बहुत नज़दीक थे, ऐसे लोग ही उसे देख सकते थे। आगे है खंभात के शांतिनाथ भंडार में और पाटन के श्री हेमचंद्राचार्य जैन ज्ञान भंडार के सुरक्षित हस्तप्रतों में लघु चित्र देखने को मिलते हैं। इन चित्रों में गुजरात के संप्रदायों और सामाजिक जीवन के प्रतिबिंब को देख सकते हैं। आगे बताया गया है कि खंभात के शांतिनाथ भंडार में और पाटन के श्री हेमचंद्राचार्य जैन ज्ञान भंडार के सुरक्षित हस्तप्रतों यानी हाथों से बनाए गए हस्तप्रतों में लघु चित्र छोटे चित्र देखने को मिलते हैं। इन चित्रों में गुजरात के संप्रदायों और सामाजिक जीवन के प्रतिबिंब यानी छाया को हम देख सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं चित्र की शैली यानी घराना क्षेत्र और
आश्रयदाता यानी शरण देने वाले पर आधारित कला। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद क्षेत्रीय राज्यों ने चित्रकला को आश्रय दिया, शरण दिया, जिनमें राजस्थान और दक्षिण के राज्य मुख्य थे। इन शासकों ने अपने दरबार के दृश्यों का चित्रण करवाया था। मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे राज्यों ने भारत की पौराणिक कथाओं, महाकाव्यों और देवी देवताओं के चित्रों का सर्जन यानी निर्माण करवाया था। यहाँ पर बताया गया है कि मुगल साम्राज्य के विनाश के बाद क्षेत्रीय राजाओं ने चित्रकला को शरण दिया, जिसमें राजस्थान और दक्षिण के राज्य खास थे। इन राजाओं ने अपने दरबार के दृश्यों का यानी सीनों का चित्रण करवाया था। चित्रण करवाना मतलब चित्र बनवाना। मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे राज्यों ने भारत की पौराणिक यानी पुराणों से जुड़े कथाओं, महाकाव्यों और देवी देवताओं के चित्रों का निर्माण करवाया था। आगे पढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी के बाद के वर्षों में हिमालय प्रदेश में भी लघु चित्रकला का खूब विकास हुआ, जिसे बसोहली व शैली कहा जाता है। भानुदत्त की पुस्तक रसमंजरी में ऐसे विशिष्ट चित्र देखने को मिलते हैं। नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली के विजय के कारण मुगल कलाकार पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर बसे, जिसके परिणाम स्वरूप चित्रकला की कांगड़ा शैली का विकास हुआ। इस चित्रकला को पहाड़ी चित्रकला भी कहा जाता है। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कलाकारों ने वैष्णव संप्रदाय की परंपराओं में से प्रेरणा यानी सीख लेकर, ज्ञान लेकर एक नई शैली विकसित की। नीले और हरे रंग के साथ कोमल रंगों का उपयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। आगे बताया गया है कि 17वीं शताब्दी के बाद के वर्षों में यानी सालों में हिमाचल प्रदेश में भी छोटे चित्रकला का खूब विकास हुआ, प्रगति हुआ, जिसे बसोहली शैली यानी पद्धति कहा जाता है। भानुदत्त की पुस्तक रसमंजरी में ऐसे खास चित्र देखने को मिलते हैं। नादिर शाह के हमले और दिल्ली विजय के कारण मुगल कलाकार पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर बसे, जिसके कारण स्वरूप चित्रकला की कांगड़ा शैली यानी पद्धति का विकास हुआ। इस चित्रकला को पहाड़ी चित्रकला भी कहा जाता है। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कलाकारों ने वैष्णव संप्रदाय की परंपराओं यानी रीति रिवाजों में से सीख लेकर एक नई शैली, एक नई पद्धति विकसित की। नीले और हरे रंग के साथ कोमल रंगों का उपयोग कर और विषयों का काव्यात्मक निरूपण यानी सोच समझकर किसी के विषय में विवेचना करना कांगड़ा शैली यानी कांगड़ा पद्धति की विशेषता थी, खासियत थी। आगे हम पढ़ते हैं राजपूतों की वीर गाथा यानी कि राजपूतों क्षत्रियों की बहादुरी के बारे में। अंग्रेज शासक आज के राजस्थान को राजपूताना के नाम से जानते थे। राजपूतों ने राजस्थान में एक विशिष्ट यानी खास संस्कृति का सर्जन यानी निर्माण किया। राजपूतों के सांस्कृतिक परंपराएं अर्थात रीति रिवाज उनके आदर्शों और वीरता के साथ जुड़ी थी। उनकी वीर कथाओं यानी उनकी बहादुरी की कहानियों का वर्णन चारण और बारोट काव्य तथा गीतों के माध्यम से करते थे। इन कथाओं में राजपूतों की शूरवीरता के उपरांत स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, वीरता, क्रोध वगैरह दर्शाया जाता था। राजपूत स्त्री गाय और धर्म के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर देते थे। राजपूत स्त्रियां भी शूरवीरता में कम न थीं। वे जीवन और मरण दोनों में शूरवीर पति के पद चिन्हों पर यानी उनके दिखाए गए रास्तों पर चलती थीं। सती प्रथा का उल्लेख भी देखने को मिलता है। राजपूतों की वीर गाथा के बारे में यहाँ बताया गया कि अंग्रेज राजा जो थे आज के राजस्थान को राजपूताना के नाम से जानते थे। राजपूतों ने राजस्थान में एक खास संस्कृति का निर्माण करवाया। राजपूतों के सांस्कृतिक परंपराएं यानी रीति रिवाज उनके आदर्शों और उनकी वीरता के साथ जुड़ी थी। उनकी वीरता की कहानी का वर्णन चारण और बारोट काव्य तथा गीतों के जरिए से करते थे। इन कथाओं में, इन कहानियों में
राजपूतों की बहादुरी के अलावा स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, वीरता यानी बहादुरी, क्रोध आदि चीज़ों को दर्शाया जाता है अर्थात दिखाया जाता था। राजपूत स्त्री गाय और धर्म के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर देते थे यानी अपना प्राण बाजी पर लगा देते थे। राजपूत स्त्रियां भी शूरवीरता के लिए बहादुरी में कम न थीं। वे भी जीवन और मरण दोनों में शूरवीर यानी बहादुर पति के बताए हुए रास्ते पर चलती थीं। सती प्रथा का उल्लेख भी देखने को मिलता है। आगे है पीर, इनके बारे में पढ़ेंगे। सूफीवाद के मतानुसार धर्म अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम और मानवता की सेवा। समय के साथ सूफी अलग अलग सिलसिला यानी श्रेणी में बंट गए। हर सिलसिला के पीर मार्गदर्शक थे जो ख्वाजा या शेख भी कहलाते थे। पीर के शिष्यों को मुरीद के नाम से जाना जाता था। भारतीय पीर परंपरा से जुड़े अग्रगण्य यानी सबसे आगे रहने वाले सूफी संतों में अजमेर के प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की गणना होती है। उन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी। वे ख्वाजा और औलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुजरात में अहमद खट्टू गंज बख्श महान पीर के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। पीर के बारे में यहाँ बताया गया कि सूफीवाद के मतानुसार यानी उनके सोचने कहने के अनुसार धर्म का मतलब होता है ईश्वर के प्रति प्रेम और मानवता की सेवा। समय के साथ साथ सूफी अलग अलग सिलसिला यानी श्रेणी में बंट गए। हर श्रेणी के पीर मार्गदर्शक थे जो ख्वाजा या शेख भी कहलाते थे। पीर के जो शिष्य थे उनको मुरीद के नाम से जाना जाता था। भारतीय पीर परंपरा से जुड़े सबसे आगे रहने वाले सूफी संतों में अजमेर के प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की गणना होती है। उन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की आरंभ की थी। वे ख्वाजा और औलिया यानी संत के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुजरात में अहमद खट्टू गंज बख्श महान पीर के रूप में प्रसिद्ध हुए, प्रख्यात हुए। आगे है पालिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। दुश्मनों के सामने पाल यानी सेना बनकर खड़े रहने वाले और युद्ध या लड़ाई में बलिदान देने वाले वीर शहीदों की याद में जो स्मारक या खम्भी खड़ी की जाती है उसे पालिया कहते हैं। जिन स्त्रियों ने जौहर किया हो या सती हुई हो तो उनका भी पालिया बनाया जाता है। ऐसे पालिया को सती की पालिया कहते हैं। पालिया के बारे में बताया गया है कि दुश्मनों के सामने पाल यानी सेना बनकर खड़े रहने वाले और युद्ध या लड़ाई में बलिदान देने वाले वीर शहीदों की याद में जो स्मारक या खम्भी खड़ी की जाती है उसे पालिया कहते हैं। जिन स्त्रियों ने जौहर किया हो यानी कि अपनी मान सम्मान को बचाने के लिए आग में कूदकर अपना बलिदान दिया हो, आत्मदाह किया हो या सती हुई हो तो उनका भी पालिया बनाया जाता है। ऐसे पालिया को सती का पालिया कहते हैं। आगे पढ़ते हैं मंदिर। भारतीय मंदिर स्थापत्य की शुरुआत गुप्त काल से हुई। गुप्त काल को संरचनात्मक मंदिरों का काल भी कहते हैं। मंदिर के स्थापत्य शैली के मुख्य 3 प्रकार हैं जिसमें नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली का समावेश होता है। मंदिर के बारे में यहाँ बताया गया है कि भारतीय मंदिर की स्थापना का आरंभ गुप्त काल यानी गुप्त के समय में हुई। गुप्त काल को संरचनात्मक मंदिरों का काल भी कहते हैं। मंदिर का स्थापत्य शैली के मुख्य 3 प्रकार हैं जिसमें नागर शैली यानी नागर पद्धति, द्रविड़ पद्धति और बेसर शैली यानी पद्धति का समावेश होता है। पहले हम नागर शैली के बारे में पढ़ेंगे। ईस्वी सन 5वीं सदी के बाद भारत के उत्तर भाग हिमालय से लेकर विंध्य तक जिस मंदिर स्थापत्य शैली का विकास हुआ उसे नागर शैली कहते हैं। ये मंदिर सामान्य रूप से पंचायतन शैली के और अंडाकार यानी अंडे के आकार वाले शिखर वाले बनाए जाते थे। इस शैली के मंदिरों में जगन्नाथ मंदिर पुरी, कोणार्क ओडिशा और सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात तथा खजुराहो के महादेव मंदिर मध्य प्रदेश का समावेश होता है। नागर पद्धति के बनाए गए मंदिर के बारे में यहाँ बताया गया है कि
ईस्वी सन 5वीं सदी के बाद भारत के उत्तर भाग हिमालय से लेकर विंध्य तक जिस मंदिर की स्थापना शैली का विकास हुआ उसे नागर शैली कहते हैं। ये मंदिर साधारण रूप से पंचायतन शैली के और अंडाकार शिखर वाले यानी अंडे के आकार के शिखर वाले बनाए जाते थे। इस शैली के मंदिरों में जगन्नाथपुरी कोणार्क उड़ीसा और सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात, खजुराहो के महादेव मंदिर मध्य प्रदेश का नाम आता है। इन मंदिरों का आकार जो है वो नागर शैली के आकार में बनाया गया है। आगे पढ़ेंगे द्रविड़ शैली यानी द्रविड़ पद्धति में। दक्षिण भारत में विकसित स्थापत्य की शैली को द्रविड़ शैली कहा जाता है, जिसमें तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र, केरल और दक्षिण कर्नाटक जैसे प्रदेशों का समावेश होता है। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक देखने को मिलता है। बृहदेश्वर राजराजेश्वर का मंदिर तमिलनाडु, मीनाक्षी मंदिर मदुराई, महाबलीपुरम का रथ मंदिर तमिलनाडु आदि मंदिर इस शैली में निर्मित है यानी बनाया गया है। द्रविड़ पद्धति की शैली में यहाँ बताया गया कि दक्षिण भारत में विकसित स्थापना की शैली को द्रविड़ शैली कहा जाता है, जिसमें तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र, केरल और दक्षिण कर्नाटक जैसे प्रदेशों का नाम आता है। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक यह मंदिर देखने को मिलता है। बृहदेश्वर राजराजेश्वर का मंदिर तमिलनाडु में, मीनाक्षी मंदिर मदुराई में, महाबलीपुरम का रथ मंदिर तमिलनाडु आदि मंदिर इस शैली यानी द्रविड़ शैली में बनाया गया है। आगे हम पढ़ेंगे वेसर शैली यानी वेसर पद्धति में बनाया गया मंदिर स्थापत्य की वेसर शैली महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और विंध्य पर्वतमाला से लेकर कृष्णा नदी तक विकसित हुई थी। वेसर शैली में नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। यह शैली कर्नाटक शैली भी कही जाती है। इस शैली के मंदिरों में होयसलेश्वर का मंदिर, हलेबीडु कर्नाटक और चेन्नाकेशव मंदिर बेलूर कर्नाटक वगैरह मंदिरों का समावेश होता है। वेसर पद्धति में बनाए गए मंदिरों के बारे में यहाँ बताया गया कि मंदिर की स्थापत्य यानी निर्माण की वेसर शैली महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और विंध्य पर्वतमाला से लेकर कृष्णा नदी तक विकसित हुई। इसका विकास हुआ। वेसर शैली में नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण यानी मिलाप देखने को मिलता है। यह शैली कर्नाटक शैली भी कहलाती है। इस शैली यानी पद्धति के मंदिरों में होयसलेश्वर का मंदिर, हलेबीडु कर्नाटक और चेन्नाकेशव मंदिर बेलूर कर्नाटक आदि मंदिरों का नाम आता है। बच्चों, आज का पाठ समाप्त हुआ। आगे का पाठ आगे की वीडियो में पढ़ाया जाएगा। जो पढ़ाया गया इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, तब समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।